ओके, तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट 2026 परीक्षा संकट। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम के कैंसिल होने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम की एक तरह से फॉरेंसिक ऑटोप्सी है जिस पर लाखों परिवारों का भविष्य और उनका भरोसा टिका होता है। तो आइए, बिना किसी देरी के तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस बहुत बड़े मेडिकल एंट्रेंस स्कैंडल की एक निष्पक्ष जांच शुरू करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हमने स्पष्टता के लिए 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, द मेडिकल एंट्रेंस क्राइसिस। दूसरा, एनाटॉमी ऑफ द लीक। तीसरा, द अंडरग्राउंड सिंडिकेट। चौथा, पुरानी गलतियां। और आखिर में इसकी मानवीय कीमत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मेडिकल एंट्रेंस क्राइसिस। भारत के मेडिकल सपने की आखिर क्या कीमत है और क्या दांव पर लगा है? भारत में डॉक्टर बनना कोई आम करियर चॉइस नहीं है। लाखों मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए गरीबी से बाहर निकलने का यह सबसे बड़ा और सच कहें तो शायद इकलौता रास्ता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 24 लाख। 3 मई 2026 को जब यह परीक्षा हुई तो देश भर में 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। इन छात्रों ने अपनी नींद, अपना सोशल लाइफ, अपनी मानसिक शांति, सब कुछ सिर्फ इस एक दिन के लिए कुर्बान कर दिया था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस उम्मीद में बैठी थी कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। और असली क्राइसिस तो इन आंकड़ों के बीच की खाई में छिपी है। एक तरफ हमारे पास 24 लाख उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ देश भर में मेडिकल सीटें हैं सिर्फ 1,29,000। अब आप खुद सोचिए, इस भारी अंतर की वजह से जो गला काट प्रतियोगिता पैदा होती है ना, वही असल में उस हताशा को जन्म देती है जिसका फायदा अंडरग्राउंड माफिया उठाते हैं। जब दाव इतने ऊंचे हों तो सिस्टम की सुरक्षा बिल्कुल अभेद्य होनी चाहिए, है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ द लीक। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आखिर चंद दिनों में कैसे ढह गई? तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक नेशनल लेवल का एग्जाम जिसकी सिक्योरिटी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये कोई कंप्यूटर हैकिंग नहीं थी, ये एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस और फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में लगाई गई एक बहुत बड़ी सेंध थी। टाइमलाइन को अगर हम देखें तो 1 मई को टेलीग्राम पर पेपर लीक होना शुरू होता है। 2 मई को प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर धड़ल्ले से पेपर फॉरवर्ड होने लगता है। 3 मई को एग्जाम कंडक्ट होता है और फिर 12 मई को भारी दबाव और पुख्ता सबूतों के बाद एनटीए आधिकारिक तौर पर परीक्षा रद्द कर देती है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। और इस ब्रीच का जो स्केल है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। इन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि टेलीग्राम पर 410 सवालों का जो एक गेस पेपर बांटा जा रहा था, उसमें 180 में से 135 सवाल असली परीक्षा से बिल्कुल हूबहू मैच कर गए। बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल लिटरली एक फुल स्टॉप या कॉमा तक अलग नहीं था। तो ये बात तो साफ है कि ये कोई संयोग या गेसवर्क नहीं था, ये पूरी तरह से ओरिजिनल पेपर था। पर यह सब इतना आसान नहीं था। सॉल्वर गैंग्स ने जो तरीके अपनाए वो काफ़ी एडवांस थे। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। और सबसे चौंकाने वाली बात, डेटा ट्रांसफ़र को छुपाने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में बाकायदा शैडो सर्वर बनाए गए थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर बैंक वॉल्ट तक की जो पूरी फिजिकल ट्रांजिट चेन थी, उसे पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड चोरी थी। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, द अंडरग्राउंड सिंडिकेट। भारत के मेडिकल भविष्य के ये दलाल आखिर हैं कौन? इस पूरे नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे किरदार शामिल हैं जिनकी हम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चेन शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से। यहां से ये पेपर हरियाणा के बिचौलियों तक पहुंचता है। फिर ये मिडिलमैन इसे राजस्थान के सीकर और जयपुर जैसे बड़े कोचिंग हब्स में बेचते हैं और वहां से तो ये पेपर व्हाट्सएप के जरिए आग की तरह फैल जाता है। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस अंडरग्राउंड माफिया का अर्थशास्त्र कितना विशाल है। टेलीग्राम पर अर्ली एक्सेस के लिए 50,000 रुपए लिए जा रहे थे। महाराष्ट्र के सोर्स को 10 लाख दिए गए। हरियाणा के मिडिलमैन ने अपना 15 लाख में सौदा तय किया और अंत में राजस्थान के जो परिवार अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद रहे थे, उन्होंने 30 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का भारी भरकम भुगतान किया। रातों रात करोड़ों रुपए इधर से उधर हो रहे थे। इस नेटवर्क में शामिल लोगों की प्रोफाइल तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। उदाहरण के लिए पुणे की मनीषा वाघमारे को ही ले लीजिए। ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल या एजेंट नहीं है, बल्कि एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला हैं।
वो छात्रों और उनके परिवारों से संपर्क करती थीं और उन्हें इस नेटवर्क से जोड़ती थीं, और इसके बदले उन्हें एक बहुत मोटा कमीशन मिलता था। सोचिए, एक आम सी महिला इस इतने बड़े राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट की एक अहम कड़ी बन गई थी। और जब हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पर नज़र डालते हैं तो मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आरोपी दिनेश बिवाल भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग BJYM का सदस्य है और उसकी राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब देखिए, यहाँ इस जानकारी को हम पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने इसे उजागर किया है। ये दिखाता है कि इस पूरे सिंडिकेट के तार सिस्टम के भीतर कथित तौर पर कितनी गहराई तक फैले हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, पुरानी गलतियां। 2024 की वो चेतावनियां जिन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये सब बस रातों रात अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं। 2026 का ये संकट असल में 2024 में मिली उन चेतावनियों का नतीजा है जिन्हें इग्नोर कर दिया गया था। 2023 और 2024 के रिजल्ट्स की इस तुलना को ही देख लीजिए। 2023 में पूरे देश से सिर्फ 2 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, लेकिन 2024 में अचानक से 67 छात्रों ने परफेक्ट स्कोर किया और रैंक 1 हासिल कर ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। सिस्टम की ईमानदारी पहले से ही दरक रही थी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि 2024 में बिना किसी स्पष्ट नियम के मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसकी वजह से 718 और 719 जैसे गणितीय रूप से असंभव स्कोर सामने आए। उस समय राधाकृष्णन कमेटी ने बाकायदा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कराने के लिए 101 पॉइंट की एक डिटेल रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन NTNA से पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अगर उसी समय डिजिटल एग्जाम्स अपना लिए गए होते तो शायद फिजिकल पेपर लीक की ये घटना 2026 में देखने को ही नहीं मिलती। और अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, द ह्यूमन कॉस्ट। एक टूटे हुए सिस्टम का असली दर्द किसे सहना पड़ता है? सच्चाई तो यह है कि एक करप्ट सिस्टम की असली कीमत वो ईमानदार छात्र और उनके परिवार चुकाते हैं जिन्होंने सालों तक जी तोड़ मेहनत की होती है। एक बार फिर 24 लाख से ज्यादा छात्रों को ये परीक्षा दोबारा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। NTA ने भले ही रीटेस्ट की फीस माफ कर दी हो, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने कोचिंग, हॉस्टल और सफर पर 3 से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए? उसका हर्जाना कौन देगा? इसके अलावा जो मेडिकल काउंसलिंग जुलाई में हो जानी चाहिए थी, वो अब अगस्त के अंत या सितंबर तक खिसक गई है। ये जो समय बर्बाद हुआ है, ये कभी वापस नहीं आएगा। और पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान तो उस मनोवैज्ञानिक असर का है जो इन छात्रों पर पड़ा है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक टूटे हुए भरोसे की कीमत कोई वापस नहीं कर सकता। जरा सोचिए उस ईमानदार छात्र के बारे में जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि उसकी इस मेहनत को चंद पैसों के दम पर बाईपास कर दिया गया, तो उस पर क्या बीतती होगी। उस मानसिक आघात की भरपाई करना बिल्कुल असंभव है। अब जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है, क्या कल को जो डॉक्टर आपके किसी अपने का या आपके परिवार वाले का इलाज कर रहा होगा, उसने अपनी वो सीट अपनी दिन रात की मेहनत से हासिल की होगी या फिर लाखों रुपए देके खरीदी होगी? ये अब सिर्फ एक परीक्षा या कुछ छात्रों का मामला नहीं रह गया है। ये सीधे तौर पर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।